हेलो स्टूडेंट्स, टेंस के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं फ्यूचर एक्शन। अंग्रेज़ी में फ्यूचर को बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्यूचर टेंस का ही यूज़ किया जाता हो। अंग्रेज़ी में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज़ कर लेते हैं। फ्यूचर टेंस तो होता ही सारा फ्यूचर के लिए है। तो आज हम ये जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर टेंस में जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो उसके मीनिंग्स में फ़र्क क्या क्या होता है। बहुत ही ज़रूरी है ये समझना। सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फ्यूचर के वाक्य कभी कभी बोलते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर में किस तरह से काम आता है। देखिए, व्हेन वी नो अबाउट द फ्यूचर, जब हमें फ्यूचर का पक्का पता होता है, भविष्य में होने वाली ऐसी घटना जिसके बारे में हम काफ़ी हद तक जानते हों। वैसे तो भविष्य कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं भविष्य में होने वाले जो पहले से प्लान्ड होते हैं, शेड्यूल्ड होते हैं, जिनका टाइम टेबल बना होता है और जिनके होने की संभावना ज़्यादा होती है, तब हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। वी नॉर्मली यूज़ द प्रेजेंट टेंस व्हेन वी नो अबाउट द फ्यूचर, जब हम फ्यूचर के बारे में जानते हैं। कई बार तो हम अटकलें लगाते हैं, कई बार हम सोचते हैं, प्लान करते हैं कि हम करेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी प्री प्लान्ड होती हैं, शेड्यूल्ड होती हैं। शेड्यूल यहाँ वर्ड बहुत ज़रूरी है, याद रखना। शेड्यूल्ड का मतलब है जो पहले से ही निर्धारित हो। ओके, वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल फॉर समथिंग शेड्यूल्ड। ये देखिए वही बात लिखी है। शेड्यूल्ड का मतलब होता है जो पहले से ही टाइम टेबल बना हो, जिसका पहले से ही डिसीजन ले लिया गया हो कि इस टाइम ये काम करना है। जैसे अगर ऐसे बोलते हैं वी हैव ए लेसन नेक्स्ट मंडे, तो ये जो नेक्स्ट मंडे एडवर्ब है ये फ्यूचर की ओर संकेत कर रही है। नेक्स्ट मंडे का मतलब है अगला सोमवार, तो अपने आप में तो भविष्य की बात हो गई। अब इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। वी हैव यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मेन वर्ब है। वी हैव ए लेसन, यानी हमारा एक लेसन है। कब? नेक्स्ट मंडे। अब जब कोई आदमी इस तरह से बोल रहा है, सिंपल प्रेजेंट में बोल रहा है वी हैव ए लेसन नेक्स्ट मंडे, इसका मतलब उनका लेसन शेड्यूल्ड है, टाइम टेबल उसका बना हुआ है। हो सकता है कि वो स्कूल के विद्यार्थी हों, कॉलेज के विद्यार्थी हों, जहाँ नियमित क्लासेज लगती हों, तो क्योंकि पहले से शेड्यूल बना हुआ है तो उसने सिंपल प्रेजेंट में बोला है। जब कोई आदमी इस तरह से बोलता है फ्यूचर की बात के बारे में, तो इसका मतलब वो कोई शेड्यूल्ड बात, कोई टाइम टेबल के अनुसार होने वाली काम है, उसके बारे में बता रहा है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। द ट्रेन अराइव्स एट 6:30 इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग यानी अगली सुबह की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है कि ट्रेन सुबह 6:30 बजे आएगी। अराइव्स, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि आती है, और इसको अगर इस सेंस में बोलना हो फ्यूचर के कि 6:30 बजे आएगी, तो भी हम ये बोलेंगे द ट्रेन अराइव्स एट 6:30, क्योंकि ट्रेन का तो रोज़ का काम है। फ्यूचर की अगर बात भी कर रहे हैं, अगर मैं आज ये बात बोल रहा हूँ कि कल सुबह ट्रेन 6:30 बजे आएगी, तो मैं ऐसे बोलूँगा द ट्रेन अराइव्स। अराइव्स फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करूँगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे नहीं बोलूँगा कि विल अराइव। अगर मैं विल अराइव बोलता हूँ तो उसका मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। जब ये बोलता हूँ अराइव्स, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन एक टाइम टेबल से होने वाला काम है, ट्रेन का आना, और वो कल 6:30 बजे आएगी, शेड्यूल्ड टाइम है उसका। ओके, सो नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है द हॉलीडेज स्टार्ट नेक्स्ट वीक। हॉलीडे अगले महीने शुरू होगी, नेक्स्ट वीक है सॉरी, अगले सप्ताह शुरू होगी। यहाँ पे भी हमने स्टार्ट यानी फर्स्ट फॉर्म लिखी है द हॉलीडेज, क्योंकि प्लूरल है इसलिए स्टार्ट लिखा है। तो हॉलीडे अगले महीने, अगले हफ्ते शुरू होगी, इसका मतलब ये है कि ये शेड्यूल्ड है, प्री प्लान्ड है। पहले ही एक साल पहले ही टाइम टेबल बन जाता है स्कूलों का, कॉलेजेस का, कि कब पीरियड लगेंगे, कब छुट्टियाँ होंगी। इसलिए इन्होंने इस सेंटेंस में बोली है ये बात कि हॉलीडे अगले हफ्ते शुरू होगी। स्टार्ट, विल स्टार्ट नहीं बोलेंगे। इट्स माई बर्थडे टुमारो, टुमारो को मेरा बर्थडे है। अब ये भी कैलेंडर के हिसाब से आने वाली चीज़ है, तो इस पर हम आगे पीछे भी नहीं कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से। तो कल बर्थडे है तो है, यही बात। व्हेन वी नो अबाउट द फ्यूचर, जब हम फ्यूचर के बारे में जानते हैं कि ये होगा, तो कल बर्थडे तो होगा ही होगा।
हाँ दुनिया ही बर्बाद हो जाए, कुछ ऐसी कुछ घटना हो जाए, उल्का पिंड गिर जाए, फिर तो अलग बात है, लेकिन तो बर्थडे तो कल आना ही आना है। तो फिर इसको हम सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे, इट इज़ माई बर्थडे टुमारो। ये इज़ जो है इट के साथ छुपा हुआ है, ये इट इज़ इसका सही है, ये कॉन्ट्रैक्ट करके इट इज़ इस तरह से कर दिया गया इसको। ओके, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब फ्यूचर में बोला जाता है तो उसका मतलब यही होता है कोई चीज़ शेड्यूल्ड हो और हमें पता हो कि ऐसा होने वाला है। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें फ्यूचर की बात करनी हो। वी कैन यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर प्लान्स और अरेंजमेंट्स। हमने अगर कोई प्लान किया है, किसी और ने नहीं, पहले टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो वो शेड्यूल्ड होता था, कोई और, कोई थर्ड पर्सन या कोई संस्था उसका टाइम टेबल बना होता है, ट्रेन का, स्कूल का, इस तरह से। तो इसमें अगर कोई हमने कोई अरेंजमेंट की हुई है पहले से, हमने कोई प्लानिंग की हुई है पहले से, उसके बारे में अगर बताना हो तो हम फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोल सकते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, कल मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। हिंदी में भी हम कई बार ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैं फुटबॉल कल खेलूँगा या खेल रहा हूँ, कल खेल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो ये आदमी बोल रहा है कि मैं कल फुटबॉल खेल रहा हूँ, उसने अरेंजमेंट्स कर ली है, प्लान बना लिए हैं अपने फुटबॉल खेलने के, माता पिता से अनुमति ले ली होगी, ड्रेस ले ली होगी, फुटबॉल ले आया होगा, ग्राउंड देख लिया होगा, या जिनके साथ खेलना है उनसे बात कर ली है, इंतज़ाम लगभग सारे पूरे हो गए हैं। ओके, तो फिर इसको हम ऐसे बोलेंगे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। अगर इसी बात को मैं सिंपल प्रेजेंट में बोल दूं कि आई प्ले फुटबॉल टुमारो, इसका मतलब उनका कोई मैच निर्धारित था, पहले से ही शेड्यूल्ड था। समझ रहे हो बात, कि पहले से ही कोई इनका टूर्नामेंट होगा और टूर्नामेंट में टीमों का बांट दिया और टीमों का बता दिया भी अब इनका ये मैच होगा, तो ये सिंपल प्रेजेंट में बोलते। अब क्योंकि इसे बोला आई एम प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, इसका मतलब उसने इंतज़ाम किया है, खुद ने, शेड्यूल्ड हो ना हो ये मैं नहीं पता, लेकिन उस बंदे ने अरेंजमेंट कर लिया है खेलने का, तो वो कह रहा है कि मैं खेल रहा हूँ, भले ही कैसे ये अरेंजमेंट किया हो। दे आर कमिंग टू सी अस टुमारो, वे कल हमसे मिलने आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है, प्लानिंग कर ली है पूरी आने की, और आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। वी आर हैविंग ए पार्टी एट क्रिसमस, हम क्रिसमस पर पार्टी कर रहे हैं, यानी इन्होंने भी पार्टी करने का पूरा इंतज़ाम कर लिया है, मन बना लिया है, और सारी जो बुकिंग है वो भी कर ली है। इस तरह की अगर अरेंजमेंट काफ़ी हद तक कर लिया जाता है, फ्यूचर में होने वाली इवेंट का प्लानिंग कर ली जाती है, तो हम इस टेंस में बोलते हैं कि रहा हूँ, रही या रहे कर सकते हैं। हिंदी में भी हम ऐसे ही बोलते हैं कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, या फिर मैं कल पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ, इस तरह से कुछ भी। तो शेड्यूल्ड ना हो करके अगर हमारी तरफ से कोई प्लानिंग की हुई है, अरेंजमेंट की हुई है, और होने के चांस फिर भी ज़्यादा हैं काफ़ी, तो हम इसको कंटिन्यूस में बोल सकते हैं। जैसे मैं ये भी बोल सकता हूँ, आई एम बाइंग ए कार नेक्स्ट मंथ। आई एम बाइंग, मैं ख़रीद रहा हूँ, ए कार, ए कार, आगे नेक्स्ट मंथ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने पैसे वगैरह जमा कर लिए, मैंने मॉडल भी डिसाइड कर लिया है, बस अब अगले महीने जब कार आएगी शोरूम में तो मैं ख़रीद लूँगा। ओके, तो इस तरह की वाक्यों को जिनके लिए प्लानिंग कर ली जाती है, हम इस टेंस का यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का। नेक्स्ट बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है, बी गोइंग टू, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही होता है। कई बार हम ये भी बोल सकते हैं, बी गोइंग टू का भी यूज़ करके हम फ्यूचर की बात बता सकते हैं। आई एम गोइंग टू ड्राइव टू वर्क टुडे, तो मैं आज काम पर ड्राइव करके जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ड्राइव टू वर्क, यानी मैं काम पर ड्राइव करके जा रहा हूँ, यानी कोई वाहन लेकर के जा रहा हूँ। दे आर गोइंग टू मूव टू मैनचेस्टर, वे मैनचेस्टर को जा रहे हैं। गोइंग टू मूव, मूव का मतलब होता है स्थान चेंज करना, जगह बदलना, तो वो जगह बदल के मैनचेस्टर जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू मूव, गोइंग टू मूव, गोइंग टू ड्राइव। ये देखो, गोइंग टू के बाद इन्होंने वर्ब लगाई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे मेन वर्ब गोइंग है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ओके, टू मेक प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन एविडेंस वी कैन सी, भविष्यवाणी करने के लिए, प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करने के लिए, बेस्ड ऑन एविडेंस, एविडेंस पर बेस्ड, उन सबूतों पर बेस्ड जो अब हम देख सकते हैं, उनसे, उनके आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं। जैसे बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, यू आर गोइंग टू फॉल, तुम गिरने वाले हो या गिरने जा रहे हो। तो आई कैन सी दैट यू माइट फॉल, तो मुझे लग रहा है कि तुम गिर सकते हो। तो जब इस बंदे को, उस बोलने वाले को ये लग रहा है कि ये गिरने वाला है, अभी फ्यूचर में बात होने वाली है ये, लेकिन इसको अभी से लग रहा है, पक्का यकीन हो रहा है,
तो इस टेंस में बोला जा सकता है। तो ये नहीं बोलेगा कि यू विल फॉल, यू आर गोइंग टू फॉल, इसमें ज़्यादा है। यू विल फॉल में जो श्योरिटी है वो कम है, यू आर गोइंग टू फॉल इसमें श्योरिटी ज़्यादा है। ये एक तरह से प्रेडिक्शन है। लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों को देखो। आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन, मुझे लगता है कि बरसात होने जा रही है। ओके, क्योंकि काले बादल संकेत है कि बरसात के आने के चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसे बोल देते हैं कि इट्स गोइंग टू रेन। हम ये नहीं बोलेंगे इट विल रेन, इट विल रेन में श्योरिटी कम है, इट्स गोइंग टू रेन इसमें श्योरिटी ज़्यादा है, क्योंकि सबूत है हमारे सामने, काले काले बादल हैं। आई कैन सी दैट इट विल रेन, मैं देख सकता हूँ कि बरसात होगी। ओके, अब आता है सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, वी यूज़ विल। ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यस, अब देखते हैं। वी यूज़ विल। अब सिंपल फ्यूचर में हम विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके भविष्य के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला है वी यूज़ विल व्हेन वी एक्सप्रेस बिलीफ अबाउट द फ्यूचर, जब हम हमारे विश्वास व्यक्त करते हैं फ्यूचर के बारे में। ऐसा नहीं है कि हम पक्का बोल रहे हो, बस हमारा विश्वास है भी ऐसा होगा, सिर्फ हमारा विश्वास है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई अरेंजमेंट्स नहीं है, कोई प्लान नहीं है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, बस हमारा विश्वास है जिसमें। इट विल बी ए नाइस डे टुमारो, कल का दिन अच्छा होगा। आई थिंक ब्राज़ील विल विन द वर्ल्ड कप, मुझे लगता है कि ब्राज़ील वर्ल्ड कप जीतेगा। अब देखिए, विल लगा करके बोला है तो इसका मतलब बोलने वाले को इतना पक्का नहीं है, बस वो अंदाज़ा लगा रहा है, उसका विश्वास है कि जीतेगा। अगर ये कह देगी आई थिंक ब्राज़ील इज़ गोइंग टू विन द मैच, या ब्राज़ील इज़ विनिंग द मैच, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोले, तो इसमें श्योरिटी बढ़ जाती है, कोई ना कोई सबूत मिला उसको ब्राज़ील के जीतने का। हो सकता है आंकड़े ये बात कह रहे हो सकता है कि मैच चल रहा है अभी और ब्राज़ील बहुत ज़्यादा आगे है, तो वो कह सकता है कि ब्राज़ील इज़ गोइंग टू विन द मैच। मान लीजिए लास्ट 15 मिनट रह गए और ब्राज़ील 5-0 से आगे है, तो हम ये नहीं बोलेंगे ब्राज़ील विन द मैच, फिर हम ये कहेंगे ब्राज़ील इज़ गोइंग टू विन, या ब्राज़ील इज़ विनिंग द मैच। ओके, अभी क्योंकि हुआ नहीं, हो सकता है टीमें बराबरी की हों और ये ब्राज़ील का फ़ैन हो कोई, उसका विश्वास है कि ब्राज़ील जीतेगा, तो वो ऐसे बोल देगा कि आई थिंक ब्राज़ील विल विन द मैच। इसमें इस तरह के शब्द ज़्यादा यूज़ होते हैं। आई थिंक का मतलब मुझे लगता है, बिलीफ है ये। आई एम श्योर यू विल इन्जॉय द फिल्म, कि मैं श्योर हूँ इस बात में कि तुम फिल्म को इन्जॉय करोगे, यू विल इन्जॉय। अब ये उसका विश्वास है, वो कह रहा है कि मुझे पक्का पता है, आई एम श्योर, नॉट बेस्ड ऑन एविडेंस, तो इसलिए यू विल इन्जॉय। टू मीन वॉन्ट टू और बी विलिंग टू, वॉन्ट टू यानी इच्छा होना, या विलिंग टू का मतलब इच्छा होना है, तो भी हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे आई होप यू विल कम टू माई पार्टी, तो जब इस तरह की सेंटेंस हो आई थिंक और दूसरी बात आई होप, तो बाद में हम विल का ही यूज़ करते हैं। आई होप यू विल कम टू द माई पार्टी, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी पार्टी में आओगे। जॉर्ज सेज ही विल हेल्प अस, जॉर्ज कहता है कि वो हमारी हेल्प करेगा। ओके, नीचे चलते हैं। टू मेक ऑफर्स एंड प्रोमिसेस, जब किसी को हम ऑफ़र करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो विल का यूज़ करते हैं। आई विल सी यू टुमारो, आई विल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल मिलूँगा। सी यू, सी का मतलब यहाँ मिलने से है, तो अगर आई के साथ जब हम विल का यूज़ करते हैं तो बात अपने आप ही एक प्रॉमिस की हो जाती है। शेल का भी यूज़ किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। आई शेल सी यू टुमारो, इसका मतलब ये है कि मैं कल तुम्हें मिलूँगा, तो बात अपने तक ही सीमित है, वो खुद के बेस पर ही कह रहा है कि मैं तुम्हें मिलूँगा। वी विल सेंड यू एन ईमेल, हम आपको एक ईमेल भेज देंगे, नॉर्मल बात है फ्यूचर की, तो विल का यूज़ किया है। टू टॉक अबाउट ऑफर्स एंड प्रोमिसेस, ऑफर और प्रोमिसेस के बारे में। टिम विल बी एट द मीटिंग, टिम मीटिंग में होगा। मैरी विल हेल्प विद द कुकिंग, मैरी कुकिंग में हेल्प करेगी। ओके, तो अगर ये बोल दें कि मैरी इज़ गोइंग टू हेल्प विद द कुकिंग, तो ज़्यादा चांस हो जाते हैं, मतलब मैरी से बात हो गई है, वो अपना सामान भी लेके आ रही है, तो डेफिनेटली वो शी इज़ गोइंग टू हेल्प मी इन द कुकिंग। लेकिन सिर्फ विल का यूज़ करके बोल रहे हैं तो भाई बात पक्की नहीं है, करेगी तो करेगी, नहीं करेगी तो ना करेगी। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग भी हम फ्यूचर की बातों के लिए करते हैं। फॉर एक्शन विच आर गोइंग टू हैपन नेचुरली, उन एक्शंस के लिए जो नेचुरली फ्यूचर में होने वाले हैं। देखिए, अगर एक टीचर है, मान लो आज संडे और कल मंडे है, तो कल वो स्कूल जाएगा, तो वो क्या कहेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जा रहा हूँ।
या आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊँगा। ओके, फिर वो वहाँ क्या करेगा, उसका काम क्या है, नेचुरल काम है, वो पढ़ाएगा कल। तो वो फिर ये नहीं बोलेगा कि आई विल टीच देयर। आई विल टीच देयर का मतलब है कि वो नया ही काम करने वाला है। अगर उसको खेलना हो, मान लो कि वी विल नॉट टीच देयर एंड वी विल प्ले देयर, तब तो वो विल का यूज़ कर लेगा। अब नेचुरल काम है उसका पढ़ाना, तो वो ये बोलेगा आई विल बी टीचिंग देयर, मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगा। देखिए जैसे आई विल बी मिसिंग यू, अब मिस करना एक नेचुरल सा काम है। अगर कोई हमारा प्रिय हमसे बिछड़ के चला जाता है तो हम नेचुरली उसको मिस करते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे आई विल मिस यू। आई विल मिस यू का मतलब है कि मैं मिस करूँगा, जोर लगा के करूँगा भाई। ऐसे नहीं है कि याद आओगे तुम, मैं याद करूँगा तुम्हें जानबूझ के, क्योंकि वो याद आएगी, नेचुरली याद आएगी। अब वो काम नेचुरली होता है तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस का। आई विल बी मिसिंग यू, आई विल बी टीचिंग इन द स्कूल। अब जब एक टीचर ऐसी बात करता है क्योंकि उसका नेचुरल काम है, तो फ्यूचर की बात में वही कहेगा आई विल बी टीचिंग इन द स्कूल। दे विल बी हैविंग डिनर, वो डिनर करेंगे या कर रहे होंगे। तो करेंगे के लिए भी विल बी प्लस ING फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नेचुरल काम है उनका। दे विल बी हैविंग डिनर। हो सकता है कोई पार्टी में जा रहा हो कल, तो फिर पार्टी में जा रहे हैं डेफिनेटली क्या करेंगे, डिनर करेंगे। बारात में जा रहे हैं डेफिनेटली डिनर करेंगे। तो फिर हम इसमें ये यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। दे विल हैव डिनर ये यूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि श्योरिटी थोड़ी कम होती हो। ओके, तो टेंसेस के अलावा कुछ मॉडल्स भी हैं जो फ्यूचर के लिए यूज होते हैं। कौन से हैं? यूज़ मॉडल्स मे, माइट, कुड, जब हम फ्यूचर के बारे में श्योर नहीं हो। जैसे आई माइट स्टे एट होम टुनाइट, आज रात मैं घर रहूँगा। अब माइट से थोड़ी सी संभावना कम हो जाती है, कमज़ोर फ्यूचर का संकेत करता है माइट। और आई माइट गो टू सिनेमा, और मैं सिनेमा भी जाऊँगा। और या मैं सिनेमा जाऊँगा या मैं आज रात घर रहूँगा। तो माइट में थोड़ी संभावना कम होती है, लेकिन फ्यूचर के लिए इसका यूज़ करते हैं। वी कुड सी मैरी एट द मीटिंग, हम मीटिंग में मैरी को मिल सकते हैं। वी कुड सी, कुड की संभावना माइट से थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन कैन से कम होती है। कैन भी हो सकता है फ्यूचर के लिए यूज़, वी कैन सी मैरी एट द मीटिंग, ये भी है। कैन में संभावना और ज़्यादा होती है, कुड में थोड़ी कम होगी, माइट में और भी कम होगी। सी समटाइम्स गोज़, वो कभी कभी जाती है तो हम मैरी को मिल सकते हैं। कभी कभी जाती है तो संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है। बिल्कुल नहीं जाती तो माइट का यूज़ हो जाता। अगर डेली जाती है, समटाइम्स की बजाय डेली आता, तो हम कैन लिख देते हैं। वी कैन सी मैरी एट द मीटिंग। ओके, तो मॉडल हैं जिनका प्रयोग भी फ्यूचर के लिए हो जाता है। द फ्यूचर इन टाइम क्लोज एंड इफ़ क्लोज, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंसेस में इनका यूज होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस भी कई तरह के होते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और वो देखिएगा ज़रूर। यहाँ पे हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक बार थोड़ा मैं स्क्रीन बड़ी कर दूँ इसकी। यस, इन टाइम क्लोज वो उपवाक्य जो टाइम से संबंधित होते हैं। विद वर्ड्स लाइक व्हेन, आफ्टर, अनटिल, ऐसे वर्ड जब यूज होते हैं टाइम क्लोज में, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, वी ऑफन यूज प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स टू टॉक अबाउट फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आई विल कम होम व्हेन आई फिनिश वर्क, तो ये देखिए व्हेन आई फिनिश वर्क, इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है, फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो मैं घर आऊँगा, आई विल कम होम व्हेन आई फिनिश वर्क, जब मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा। हिंदी में इसको ऐसे ही बोलेंगे, कर लूँगा है सिंपल प्रेजेंट में। यू मस्ट वेट हेयर अनटिल योर फादर कम्स, जब तक तुम्हारे पापा नहीं आते, यू मस्ट वेट, तुम्हें वेट करना है। दे आर कमिंग आफ्टर दे हैव डिनर, वे आ रहे हैं डिनर करने के बाद। आफ्टर दे हैव डिनर, ये सिंपल प्रेजेंट है। दे आर कमिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है लेकिन फ्यूचर की ओर संकेत कर रहा है कि वो आ रहे हैं। इन क्लॉजेज इफ़ वी ऑफन यूज़ प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, ये वही बात आ गई। इफ़ के साथ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे ये रहा, इफ़ इट इज़ रेनिंग, अगर बरसात हो रही है, वी वॉन्ट बी एबल टू गो आउट, तो हम आगे बाहर नहीं जा सकते। इफ़ बार्सिलोना लूज टुमारो, ये भी देखो सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि ये इफ़ क्लोज है। अगर बार्सिलोना कल हारता है, लूज मैंने हारना, दे विल बी चैम्पियंस, तो वो चैम्पियन हो जाएंगे, वो यानी कोई और चैम्पियन हो जाएगा। ओके, डिफरेंस इन मीनिंग, तो अब हम देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है उसकी रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगी कि अगर एक ही सेंटेंस को हम तरह तरह से बोल लें फ्यूचर में तो मीनिंग में क्या क्या अंतर आ जाता है। जैसे पहला, दे स्टडी इंग्लिश टुमारो, अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है स्टडी। इसका मतलब ये कोई चीज़ शेड्यूल्ड है। अगर कोई ऐसे बोल रहा है दे स्टडी इंग्लिश टुमारो कि वो कल इंग्लिश पढ़ेंगे, इसका मतलब उनका पीरियड है, लगता आ रहा है हमेशा से और टाइम टेबल के हिसाब से
उनको इंग्लिश पढ़नी है कल, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी शेड्यूल इवेंट की बात कर रहा है कि कल उनका इंग्लिश का पीरियड होगा या कोई पहले से ही प्लानिंग है। दे स्टडी इंग्लिश टुमारो, दे आर स्टडिंग इंग्लिश टुमारो। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो कल से पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो अंग्रेज़ी की, उन्होंने अरेंजमेंट कर ली हो, वो बुक्स लेके आए हो, उन्होंने टीचर देख लिया हो और कल से वो पढ़ाई चालू कर रहे हैं, या फिर पहले से ही पढ़ रहे हैं लेकिन अरेंजमेंट अच्छी तरह से किया हुआ है, या बोलने वाले का ये सेंस है कि कल से हम पढ़ रहे हैं, बस शुरुआत कर रहे हैं या जो भी है। तो अरेंजमेंट वगैरह कर रखा है, प्लानिंग कर रखी है पढ़ने की, तो इसमें ये यूज़ होता है दे आर स्टडिंग इंग्लिश टुमारो, दे विल स्टडी इंग्लिश टुमारो। अगर ऐसे बोलता है कोई दे विल स्टडी, इसका मतलब बोलने वाले को लगता है कि वो कल पढ़ेंगे, पक्का नहीं है, या बोलने वाले को अभी भी पता लगा है कि वो पढ़ेंगे, कोई प्लानिंग नहीं है, हो सकती है बस उम्मीद है कि पढ़ेंगे, बिलीफ है एक। ओके, दे विल बी स्टडिंग इंग्लिश टुमारो, इसमें क्या है कि वो कोई काम नेचुरली हो रहा है। हो सकता है कि वो अंग्रेज़ी की तैयारी कर रहे हों और डेली पढ़ रहे हों, और फिर नेचुरल है कि वो कल भी पढ़ेंगे, तो इसमें ये लग रहा है कि ये उनका नेचुरल काम है, नेचुरली वो अंग्रेज़ी पढ़ेंगे। हो सकता है कि वो कोई अंग्रेज़ी की ट्यूशन लगे हों, इंग्लिश की कोचिंग क्लास में जाते हों और डेली का काम हो उनका, तो हम कहेंगे दे विल बी स्टडिंग इंग्लिश टुमारो। दे मे स्टडी का मतलब हो गया कि कल वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, मे में संभावना है। ये मॉडल जो है मे, माइट, कैन, कुड, ये फ्यूचर के लिए संभावना के लिए युक्त होते हैं, तो वो कल इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इसमें मे की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है, कुड के बाद मे आता है और मे के बाद माइट आता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा कैन की होती है, फिर कुड की होती है, फिर मे की होती है और फिर माइट की होती है। इफ़ दे स्टडी इंग्लिश, अब ये जो है कंडीशनल हो गया कि अगर वो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो कल दे विल पास, तो वो पास हो जाएंगे। अगर कल अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है इफ़ क्लोज, और फिर आगे वाला हमने लिखा है फ्यूचर में कि वो पास हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुआ होगा आपको कि किस तरह से अलग अलग टेंसेज में बोल करके हम फ्यूचर की बातें को बोलते हैं और उनके मीनिंग्स में परिवर्तन आ जाता है। So I hope you have enjoyed my lesson, and if you have enjoyed my lesson then please subscribe my channel. Okay students, see you later, goodbye.